यूपी टेट 2020 और जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा के संदर्भ में माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में जो कल एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, उस पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी के द्वारा क्या कुछ अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं, इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश में डीएलएड का क्रेज बिल्कुल घट चुका है। अभी जो डीएलएड के ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं, कुल कितने आवेदन हो चुके हैं, क्योंकि मात्र 2 दिन का वक्त शेष रह गया है आवेदन में। और साथ ही बीएड का क्रेज उसी के प्रपोर्शन में ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा है। इसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी परीक्षा के साथ ही कांस्टेबल पेपर भी आउट हो चुका है। इस पर हम लोग विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और प्रदेश सरकार के द्वारा रोजगार मुद्दे पर क्या कुछ किया जा रहा है और क्या कुछ दावे किए जा रहे हैं, इन सब के बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे और शिक्षा जगत से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण खबरों को भी विस्तार में देखेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा इस वीडियो के साथ, बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। कल के वीडियो में जैसा कि मैंने आप सभी को सूचित किया था कि माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है, उसमें इन सर्विस टीचर्स के प्रमुख मुद्दों पर फैसला लिया गया है। जैसे कि उनका काफ़ी लंबे समय से जो ट्रांसफ़र उनके जनपद में रुका हुआ था, उनको लेकर के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ प्रमोट को लेकर के, जैसे कि प्रमोशन काफ़ी लंबे समय से रुका हुआ है, तो इन सब को लेकर के कुछ महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, समायोजन की ऐसी नीति बनाए जिसे चुनौती ना दी जा सके। कई बार ये मामले माननीय कोर्ट चले जाते हैं, इसी वजह से बेसिक शिक्षा मंत्री जी ने इस प्रकार का अधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसा नियम बनाए कि जिससे ये सभी मामले कोर्ट ना जा सकें। साथ ही यूपी टेट और एडेड जूनियर हाई स्कूल की शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि निर्धारित करने के संदर्भ में भी यहाँ पर उनके द्वारा दिशा निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर आप लास्ट लाइन देख सकते हैं, टीईटी की तिथि तय करने, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा की तिथि तय करने सहित अन्य मुद्दों पर बात की गई है। यूपी टेट और जूनियर एडेड भर्ती परीक्षा पर किस प्रकार का दिशा निर्देश दिया जा रहा है, ये अभ्यर्थियों के गले से उतर नहीं रहा है। लगातार पीएनपी के द्वारा शासन को प्रस्ताव भेजा जाता रहा है परीक्षा तिथि को मंजूरी देने के क्रम में, लेकिन वहां पर मंजूरी नहीं दिया गया। कल की मीटिंग में बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी कि एक किसी पर्टिकुलर डेट पर मोहर लग सकती है, लेकिन सिर्फ दिशा निर्देश दे करके और किसी पर्टिकुलर डेट पर मोहर ना लगाना निश्चित तौर पर यूपी टेट और जूनियर भर्ती परीक्षा को और ज़्यादा विलंबित करेगा। पहले ही ये परीक्षा दिसंबर में पीएनपी के द्वारा कराए जाने के लिए प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन अभी तक किसी पर्टिकुलर डेट पर मोहर ना लगना निश्चित तौर पर सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करता है। प्रदेश की सरकार ने पहले दावा किया कि हमने 4 साल में 4 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है। उसके बाद से प्रदेश सरकार ने दावा किया कि हमने 4.25 लाख लोगों को सरकारी नौकरी से जोड़ दिया है। उसके बाद बोला गया कि 6,65,000 लोगों को प्रदेश में नौकरी दी गई है। और अब ये आर्टिकल पब्लिश हुई है जिसमें ये दावा किया जा रहा है प्रदेश सरकार के द्वारा कि यूपी में 4.25 साल में मिली 7,71,000 लोगों को नौकरी। यहाँ पर ये दावा किया जा रहा है कि 4.5 लाख लोगों को नियमित सरकारी नौकरी मिली है और 3,21,000 लोगों को संविदा और आउटसोर्सिंग से भर्ती की गई है। जहां एक तरफ केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार बेरोजगारी के मुद्दे पर हमेशा घिरी रहती है, वहीं एक आर्टिकल आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भारत में सरकारी महकमे के लोगों को अधिक पगार देने से खपत पर बुरा असर पड़ रहा है। सरकारी कर्मचारियों को इतना वेतन क्यों दिया जा रहा है, इस पर एक आर्टिकल पब्लिश हुई है दिनांक 5 अगस्त 2021 को। इसमें बेसिक शिक्षा से संबंधित बातें लिखी गई हैं जिसे आपको जानना बेहद जरूरी है। यहाँ पर यह दावा किया जा रहा है कि हेडमास्टर का वेतन 1 लाख रुपया है और कई रिपोर्ट्स के माध्यम से यहाँ पर इसमें दावा किया गया है कि अन्य देशों में शिक्षकों की इतनी सैलरी नहीं होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, विश्व बैंक की स्टडी के अनुसार चीन में अगर प्रति व्यक्ति आय 100 रुपये है तो सरकारी कर्मियों का वेतन 110 रुपये है, भारत में यह 700 रुपये है। उस आर्टिकल को जब एक आम पब्लिक पढ़ेगा तो उसके मन में यही छवि बनेगा कि भारत में सरकारी नौकरी में बहुत ज़्यादा सैलरी दी जाती है जबकि अन्य देशों में कम सैलरी दी जाती है। देखिए, ऐसा नहीं है। चीज़ों को किस प्रकार से आपको गुमराह किया जाता है, इसको आपको समझना जरूरी है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, उस आर्टिकल में चाइना की बात की गई थी। देखिए, चाइना में प्रति व्यक्ति आय $10,000 के पार है। $10,000 में अगर $1 की कीमत अगर मैं 72 रुपये भी मानता हूँ तो लगभग 7.5 लाख रुपए प्रति महीने प्रति व्यक्ति की आय होती है चाइना में। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत में प्रति व्यक्ति औसत आय 11,254 रुपये प्रति महीना होता है। देखिए, अब इसी आर्टिकल में जो विश्व बैंक की स्टडी का दावा किया जा रहा है कि चीन में प्रति व्यक्ति आय अगर 100 रुपये है, जो कि वास्तविक में कितना था, 7.5 लाख रुपये प्रति महीना था। ठीक है, तो 7.5 लाख रुपये को 100 रुपया माना गया है और सरकारी कर्मचारियों का वेतन 110 बताया गया, मतलब उसमें 10% की वृद्धि की गई है। तो एक्चुअल जब 7.5 लाख सैलरी है प्रति व्यक्ति है, उसमें जब आप 10% का और इजाफा कर देंगे तो लगभग 8.25 साढ़े 8 लाख सैलरी हो जाएगी प्रति व्यक्ति प्रति महीने। ठीक है, यहाँ पर शिक्षकों की भी बात मैं कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर हेडमास्टर की बात की गई है, इस वजह से ये सब बातें करना जरूरी है। अब देखिए, इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में ये दावा किया गया कि अगर प्रति व्यक्ति आय 100 रुपये है
तो भारत में सरकारी कर्मचारियों को 700 रुपया दिया जाता है, मतलब 7 गुना आप सीधे सीधे समझ लीजिए। अब हमने देखा कि प्रति व्यक्ति आय भारत में कितनी थी, 11,200 समथिंग थी। तो 11,000 का अगर मैं 7 से गुणा भी करता हूं तो 77,000 रुपये प्रति महीना होता है। और चाइना में कितना हो रहा था, लगभग 8, सवा 8, 8.5 लाख रुपया। तो अब इस अंतर को आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से चीज़ों को गुमराह करके आर्टिकल पब्लिश कराई जाती है। विश्व बैंक की रिपोर्ट बिल्कुल सही है, लेकिन वहां पर आप ये भी तो देखिए कि चाइना में प्रति व्यक्ति आय कितनी है और भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है। इसी आर्टिकल में ये भी उपाय बताया गया है कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन में भारी कटौती करनी चाहिए, कम से कम 50% की कटौती होनी चाहिए। जब किसी राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा कोई कमेटी बनाई जाती है जिसमें इस प्रकार का सिफारिश किया जाता है, तो इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद होता है कि राज्य सरकार या फिर केंद्र सरकार को खुश करना, ताकि जो भी कमेटी के अफसर हैं उनको भविष्य में कुछ ऊंचा पद मिल सके, उनका भविष्य सिक्योर हो सके। क्योंकि बिना तथ्य के और चीज़ों को तोड़ मड़ोड़ कर इस प्रकार से पेश किया गया है कि चाइना में सरकारी नौकरी वाले लोगों को कम सैलरी मिल रही है और भारत में ज़्यादा सैलरी मिल रही है, जबकि चीज़ें उसके बिल्कुल उलट है। आपने देखा, मैंने पूरा कंपैरिजन करके दिखाया कि किस प्रकार से लोगों को गुमराह किया जाता है। और राज्य सरकार, केंद्र सरकार बस ये माइंड सेट करना चाह रही है कि भारत में बहुत ज़्यादा सरकारी कर्मियों को सैलरी दी जा रही है और एक तरीके से आर्थिक गुलाम बनाने की फिर से तैयारी चल रही है। प्रदेश सरकार की गलत नीतियों की वजह से बीएड कोर्स की तरफ जहां अभ्यर्थियों का रुझान ज़्यादा बढ़ रहा है, वहीं डीएलएड कोर्स अब बिल्कुल गर्त में चला जा रहा है। 2,40,000 सीटों के सापेक्ष अभी की वर्तमान स्थिति के अनुसार मात्र 60,000 लोगों ने आवेदन किया है डीएलएड में और मात्र 2 दिन का समय शेष रह गया है। बहुत ज़्यादा अगर आवेदन हो भी गए तो 60, 70, 80 हज़ार से ज़्यादा आवेदन नहीं आएंगे इस वर्ष। वहीं बीएड सत्र 2021 में लगभग 2,40,000 सीटों के सापेक्ष 5 लाख से ज़्यादा लोगों ने आवेदन किया था। यहाँ पर ये दावे किए जा रहे हैं कि 2020 में बीटीसी में एडमिशन नहीं हुआ था, इस वजह से बीएड का रुझान ज़्यादा बढ़ गया है, जबकि ऐसा नहीं है। अगर एडमिशन होता तो 2020 वाले सत्र में भी ऐसा हाल ही होता, क्योंकि प्रदेश सरकार के द्वारा बीएड को निश्चित तौर पर ज़्यादा मौके दिए गए हैं और डीएलएड के अधिकारों का हनन किया गया है। इस वजह से अभ्यर्थियों का रुझान बीटीसी से पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो बीटीसी और बीएड दोनों कोर्सेज के लिए फीस समान है, अवधि समान है, लेकिन आपको ज़्यादा शोषण आर्थिक मानसिक तौर पे बीटीसी में किया जाता है। राज्य सरकार या फिर उसके द्वारा एडमिशन दिए जाने वाली संस्थाओं के द्वारा अवैध वसूली पर किसी भी प्रकार का रोक नहीं लगाया गया है। पूरी तरीके से असफल रही है प्रदेश सरकार इसके क्रम में। इसकी वजह से बीटीसी प्रशिक्षु आखिर उतना ही समय उतना ही पैसा बर्बाद करके कम पात्रता क्यों रखे, इसकी वजह से बीटीसी और डीएलएड की तरफ से रुझान कम हुआ है और बीएड में रुझान बढ़ा है। प्रदेश सरकार इन सभी समस्याओं पर कभी भी विस्तारपूर्वक विचार नहीं की है, जिसकी वजह से आज ये बीटीसी और डीएलएड की हालत हो चुकी है। आज से लगभग 3-4 साल पहले की बात की जाए तो बीएड में एडमिशन कम होते थे, डीएलएड में एडमिशन ज़्यादा होते थे, लेकिन प्रदेश सरकार की गलत नीतियों ने इस प्रकार से आज डीएलएड का हालत कर दिया है कि आज उसमें कोई एडमिशन लेने को तैयार नहीं है। प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर के प्रदेश की सरकार कितनी भी दावे कर ले कि सूचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं कराई जा रही हैं, लेकिन लगातार ऐसे मामले प्रकाश में आते रहे हैं जिससे सरकार के दावों की पोल खोल करके रख दी है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे टीजीटी 2021 की परीक्षा जो कि 7 अगस्त को संपन्न कराई गई है, उसमें ऐसा गिरोह सामने आया है जो कि 22 अभ्यर्थियों को पास कराने के लिए ठेका लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं टीजीटी 2021 परीक्षा के दौरान शहर में पकड़े गए गिरोह के सदस्यों से पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि 2,64,00,000 की में डील हुई थी। एक आंसर की भी सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रही थी, जिस पर आयोग का ये कहना है कि ये आंसर की जो एक्चुअल आंसर की है उससे बिल्कुल अलग है, मतलब पेपर आउट होने का पूरी तरीके से आयोग ने खंडन किया है। कई जिलों से अलग अलग सॉल्वर गैंग को पकड़ा गया है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे ये कौशाम्बी में और प्रयागराज में एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रयागराज से 7, अंबेडकर नगर से 6, जौनपुर कौशाम्बी से 2 और आजमगढ़ से 1 को पकड़ा गया है। कौशाम्बी जिले के सरगना से पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि गिरोह में रेलवे इंजीनियर समेत 4 अन्य भी शामिल थे, जिसमें अभ्यर्थी से 50,000 एडवांस लिया जाता था और परीक्षा पास होने पर 6 लाख रुपए लिए जाते थे। टीजीटी परीक्षा में उपस्थिति की बात की जाए तो 84% से ज्यादा अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में सहभागिता दिखाई है। एपीएस भर्ती 2010 सीबीआई जांच के दौरान संदिग्धों की ज्वाइनिंग पर कई सवाल उठे हैं। आयोग में दूसरे दिन भी डटी रही सीबीआई कैंप कार्यालय में हुई पूछताछ। वहीं पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान अफसर पर दोषियों को बचाने का भी आरोप लगा है। राज्य सरकार कोई भी हो, लेकिन पेपर लीक का मामला प्रत्येक राज्यों में देखने को मिलता है। हरियाणा में कांस्टेबल भर्ती का पेपर लीक हो गया है और परीक्षा को रद्द करना पड़ा है। यहाँ पर सिर्फ इसी परीक्षा की बात नहीं है, हरियाणा की बात की जाए तो शिक्षक पात्रता परीक्षा एचटेट, एक्साइज इंस्पेक्टर, एचसीएस, जुडिशियल, नायब तहसीलदार जैसे करीब 3 दर्जन परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। अब पुलिस कांस्टेबल की भर्ती परीक्षा का पेपर भी लीक हो गया है।
तो ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।